एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं द परफेक्ट ट्रेड और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में होता क्या है दोस्तों, और ये वीडियो खास उसके लिए है जो बिल्कुल बिगिनर है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उनके पास नॉलेज ना रहने के कारण वो इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये वीडियो उसी के लिए है, उसी का आज डिमांड हम फुलफिल करने जा रहे हैं। तो देखिए फंडामेंटल एनालिसिस में हम क्या क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ सिलेबस पूरा रखा हुआ है। तो फर्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, सेक्टर डिस्कस करेंगे, मार्केट कैप डिस्कस करेंगे कि मार्केट कैप कितने टाइप्स के होते हैं, पीई रेशियो डिस्कस करेंगे, पीबी रेशियो। ये फंडामेंटल का सबसे बेसिक चीज होता है दोस्तों। अगर ये चीज आप नहीं देखिएगा और डायरेक्टली आप इन्वेस्ट करिएगा तो आप फंस जाइएगा, ठीक है। तो फंडामेंटल का मीनिंग हम देखते हैं दोस्तों। तो फंडामेंटल का मीनिंग होता क्या है, तो फंडामेंटल का मीनिंग जो होता है वो एक्चुअली में होता है बेसिक चीज, बेसिक शुरुआत आपका सही होना। अगर मान के चलिए कोई भी चीज में अगर आपका शुरुआत सही नहीं रहेगा, दैट मीन्स आप याद रखिएगा 110% आगे जाने के बाद आप वो चीज में फंस जाइएगा। इसीलिए आपका शुरुआत हमेशा सही होना चाहिए, शुरुआत हमेशा आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो फंडामेंटल में हम सारा चीज देखेंगे कि कंपनी कैसा है, कंपनी अंदर से कितना स्ट्रांग है, कितना मजबूत है, इसमें हम पैसा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, वो सारा चीज हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि फंडामेंटल में होता क्या क्या है। तो सेक्टर होता है दोस्तों। सबसे पहले जो हमको देखना पड़ता है, कोई भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे जो पहला चीज हमको देखना है वो देखना है सेक्टर देखना है दोस्तों। क्या देखना है, सेक्टर देखना है। यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है सेक्टर में। देखिए सेक्टर जो होता है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है दोस्तों। कितने कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। तो जो फर्स्ट है वो है ग्रोथ। क्या है दोस्तों, ग्रोथ। और जो सेकंड है वो है एफ ग्रोइंग, ठीक है। तो जो थर्ड है वो है डी ग्रोथ। समझ गए। अब इसका मीनिंग होता क्या है दोस्तों, अब ये समझ लेते हैं। तो जो ग्रोथ है, ग्रोथ का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा कंपनी जो ऑलरेडी ग्रोथ हो चुका है। समझ रहे हैं ना, वो ग्रोथ में चल ही रहा है। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं कि ग्रोथ में जैसे आपका ले लीजिए रिलायंस, टाटा, ये सब आपका ग्रोथ है। समझ गए ना। तो ये सब कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करिएगा तो उसमें क्या है, आपका रिस्क कम रहेगा। समझ रहे, पैसा आपको डूबने का चांसेस बहुत कम है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एफ ग्रोइंग। एफ ग्रोइंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, एफ ग्रो मतलब क्या होता है, एक ऐसा कंपनी जो फ्यूचर में आने वाले कल में ये कंपनी या ये शेयर बढ़ सकता है। समझ रहे हैं ना, जैसे कोई भी चीज का डिमांड बढ़ सकता है। जैसे अभी मार्केट में सोलर का डिमांड बढ़ रहा है, सब लोग सोलर का यूज ज्यादा कर रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले जनरेशन में या आने वाले कल में इसका शेयर बढ़ सकता है। उसको बोला जाता है एफ ग्रोइंग, मतलब फ्यूचर के लिए दोस्तों। समझ गए। अब नेक्स्ट है डी ग्रोथ। डी ग्रोथ का मतलब क्या होता है, डी ग्रोथ मतलब एक ऐसा कंपनी जो अभी मार्केट में चला बहुत, बट कुछ दिनों बाद आने वाला कल में हो सकता है ये मार्केट का डिमांड अब कम हो जाएगा। समझ रहे हैं। हाँ, तो उसको उसी को बोला जाता है डी ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ, एफ ग्रोइंग एंड डी ग्रोथ। ग्रोथ मतलब एक ऐसा कंपनी जो मार्केट में ग्रोथ हो गया है और वो चल ही रहा है। एफ ग्रोइंग मतलब ग्रोथ नहीं हुआ है बट वो चांसेस है कि आने वाले कल पे ग्रोथ हो, उसी को बोला जाता है एफ ग्रोइंग। तीसरा है डी ग्रोथ। अच्छा, दूसरी चीज बता रहे हैं, डी ग्रोथ आपको सिलेक्ट ही नहीं करना है। डी ग्रोथ जो है उसको आपको छूना ही नहीं है, और जो एफ ग्रोइंग है उसको आप ले सकते हैं, बिकॉज एफ ग्रोइंग चांसेस है आने वाला कल में मूव दे सकता है दोस्तों, बड़ा ब्लास्ट दे सकता है, इसलिए एफ ग्रोइंग को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, तीसरा भी चीज है, ग्रोथ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ग्रोथ में जो होता है वो मूवमेंट आपको स्लोली मिलेगा। समझ रहे, स्लोली मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा, उसी को बोला। वो ऑलरेडी ग्रोथ हो चुका है तो अब ज्यादा वो चीज ये जाने वाला है नहीं, ठीक है। चलिए समझ गए सेक्टर। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्टर जैसे कंप्लीट हो गया, अब हम चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्या होता है दोस्तों, मार्केट कैप। मार्केट क्या होता है, मार्केट कैप। मार्केट कैप दैट मीन्स कि मार्केट का कैपिटल कितना है। समझ रहे हैं ना, कैपिटल कितना है। कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, कि मार्केट या कोई भी कंपनी अपना कितना पैसा से वो शेयर में कितना पूंजी खड़ा किया, उसी को बोला जाता है मार्केट कैप, ठीक है। तो जो मार्केट कैप होता है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कितने कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में। द फर्स्ट इज लार्ज कैप, द सेकंड इज मिड कैप, द थर्ड इज स्मॉल कैप। समझ गए।
लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अच्छा, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये लार्ज कैप है, ये बड़ा कंपनी है, या कैसे आइडेंटिफाई करें कि भाई मिड है या स्मॉल है? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हम उसको आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये कौन सा बड़ा कंपनी है या छोटा है या बीच वाला है, ये चीज हमको देखना है। तो याद रखिएगा, वो एक ऐसा कंपनी जो मोर देन 20 करोड़ हो उसको बोला जाता है लार्ज कैप। समझे कि नहीं समझे? जो कंपनी मोर देन 20 करोड़ से ज्यादा उसका कैपिटल है उसी को बोला जाता है लार्ज कैप। और जो कंपनी 5 से लेके 20 करोड़ के बीच में उसका कैपिटल आता है दैट इज कॉल्ड मिड कैप, मतलब वो थोड़ा बीच में आता है, समझे ना। और उसके बाद जो होता है स्मॉल कैप, जो कंपनी लेस देन यानी कि कम से 5 करोड़ से कम हो उसी को बोला जाता है स्मॉल कैप। समझ रहे हैं? जैसे मान के चलिए आप ले लीजिए, जैसे इंडिया में सारा चीज डिवाइड है, लोगों का डिवाइड है कि भाई ये बैकवर्ड क्लास में आता है, या ये मिडिल क्लास में आता है, या ये अपर क्लास में आता है कि नहीं? लोगों को भी डिवाइड किया। इसी तरह मार्केट में भी इसका डिवाइडेड है कि भाई लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। तो लार्ज कैप 20 करोड़ से जो ज्यादा है उसको बोला जाता है लार्ज कैप, जो 5 और 20 के बीच में है उसको बोला जाता है मिड, और जो 5 से कम है उसको बोला जाता है स्मॉल। चलिए दोस्तों, समझ गए चीज। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जो हम देखने वाले हैं वो चीज देखने वाले हैं पीई रेशियो। क्या देखने वाला दोस्तों? पीई रेशियो। पीई रेशियो मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। समझ रहे हैं कि मान के चलिए शेयर बाय करने के लिए एक्चुअल आप प्राइस कितना पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पीई रेशियो। अब देखिए, पीई रेशियो जो होता है किसी कंपनी में 20 से ज्यादा होता है, किसी में 50 होता है, किसी में 55 होता है। तो एक्चुअली जो हम इन्वेस्ट करने वाले हैं उसके लिए कितना होना चाहिए हमारे लिए, तो याद रखिएगा जो पीई रेशियो है वो एटलीस्ट मोर देन 20 नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए? लेस देन 20 होना चाहिए। 20 से कम ही होना चाहिए, 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब हम सब प्रैक्टिकली सारा चीज देखेंगे उस टाइम सारा चीज आपको दिखाएंगे दोस्तों कि पीई रेशियो एक अच्छा कंपनी इंडिकेट करने के लिए उसका पीई रेशियो लेस देन 20 होना चाहिए, न कि मोर देन 20। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। पी रेशियो समझ गए। अब जो दूसरा है पीबी रेशियो। पीबी रेशियो दैट मीन प्राइस टू बुक वैल्यू। क्या देखना है दोस्तों? प्राइस टू बुक वैल्यू। इसका मतलब ये होता है प्राइस टू बुक वैल्यू जितना ज्यादा हो उतना आपके लिए अच्छा है। समझे कि नहीं समझे? प्राइस टू बुक वैल्यू जितना ज्यादा है उतना आपके लिए बेटर है। बिकॉज अगर मान के चलिए प्राइस टू बुक वैल्यू 500 है या 1000 है, तो अगर कल के दिन ये कंपनी अगर डूब जाता है तो पर शेयर आपको पीबी रेशियो में जितना है, यानी कि 1000 है तो 1000 आपको मिलेगा। समझ रहे हैं? तो पीबी रेशियो याद रखिएगा जितना ज्यादा उतना बेटर रहेगा आपका। समझे कि नहीं समझे? जितना ज्यादा 500 होना चाहिए, 1000 होना चाहिए, जितना होना चाहिए। समझे? चलिए आगे हम देखते हैं। अब देखिए ईबीटा है। ईबीटा दैट मीन्स अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी कि अगर हम टैक्स वगैरह पेमेंट करने से पहले मेरा अर्निंग कितना है उसको बोला जाता है ईबीटा। ठीक है, तो ईबीटा याद रखिएगा ये 10 के बीच में होना चाहिए। समझ रहे हैं? ये बैलेंस शो करता है उसके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं ROE। क्या देखने वाले दोस्तों? ROE। ROE दैट मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी। ये भी हम लिख देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी। क्या इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, समझ गया। अब देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी कितना होना चाहिए एक परफेक्ट कंपनी या बढ़िया शेयर के लिए। तो याद रखिएगा जो ROE है वो एटलीस्ट मिनिमम, याद रखिएगा मिनिमम जो होना चाहिए वो मिनिमम 15 से ज्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों? 15 से ज्यादा होना चाहिए। ROE और ROC दोनों जो है वो 15 से ज्यादा होना चाहिए। क्या क्या? ROE और ROC जो है ये दोनों 15 से ज्यादा होना चाहिए, 15 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 15 से कम है तो समझ लीजिए ये आपके लिए कोई अच्छा है नहीं। समझे? उसको नेगेटिव में आप मार्क करिएगा। ठीक है, ROC दैट मीन इसका फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन कैपिटल होता है। क्या होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। डेब्ट टू इक्विटी। क्या देखने वाले दोस्तों? डेब्ट टू इक्विटी। ये दोनों कंबाइन कर देते हैं। ROE और ROC जो होता है ना वो दोनों 15 से ज्यादा होना चाहिए, याद रखिएगा बस। अब जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं वो डेब्ट टू इक्विटी देखने वाले हैं। मतलब कंपनी कितना उधारी लेके बैठा हुआ है दोस्तों, कितना उधारी लेके बैठा हुआ है। उधारी समझ रहे हैं ना? कितना किसी से क्रेडिट लेके बैठा है, उधारी उसी को बोला जाता है। तो वो चीज हम देखेंगे। अगर कंपनी ज्यादा उधारी लिया है तो वो कंपनी अपने लिए सेफ नहीं है, उस पर अपने को इन्वेस्ट नहीं करना है।
कंपनी को उधारी लिया है तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। इसलिए याद रखिएगा जो डेब्ट टू इक्विटी है वो 0.5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0.5। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा है। ये आपको हम बता रहे हैं कि अगर आपको कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपको क्या क्या चीजें देखना पड़ता है। आप अंधाधुंध किसी में इन्वेस्ट नहीं ना कर सकते हैं, बिकॉज पैसा है जी, पैसा आदमी बहुत मेहनत से कमाता है। ठीक है, और पैसे को हम बढ़ाने के लिए ये चीज कर रहे हैं, ये चीज सीख रहे हैं, तो अपने को सब सारा चीज देखना चाहिए। तो सब चीज देख के इन्वेस्ट करना चाहिए, किसी दूसरे के बात में लग के इन्वेस्ट नहीं करना दोस्तों। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हम आगे देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे क्या सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम जाने वाले हैं। सिलेबस में देखिए डेब्ट टू इक्विटी। अब देखिए पीएनएल है दोस्तों। पीएनएल का फुल फॉर्म है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या होता है दोस्तों? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं दोस्तों? तो प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट होता है उसमें हम सारा चीज देखने वाले हैं कि कंपनी का सेल कितना है, कंपनी का प्रॉफिट कितना चल रहा है, कंपनी कितना कहां से उधारी लिया है, ये सारा चीज हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो होता है वो सारा चीज हम देखेंगे कि मान के चलिए कि हर साल कंपनी का सेल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। क्या देखना दोस्तों? हर साल कंपनी का सेल ग्रोथ, यानी कि जो बेच रहा है उसमें ग्रोथ से मान के चलिए एक साल में वो 10 लाख का सेलिंग करता है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए एक साल में 10 लाख का सेलिंग करता है, तो दूसरे साल में ये 10 लाख का कुछ इंक्रीज होता है या नहीं होता है? सिर्फ 10 ही लाख बेच रहे हैं, दैट मीन्स अगर 10 लाख का 10 लाख ही दूसरे साल भी बेच रहे हैं, मतलब आपका कंपनी ग्रोथ नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो ये हमको सारा चीज देखना पड़ेगा कि कंपनी हर साल अपना सेल रेट बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा है। क्या देखना है? सेल देखना है सारा चीज कि भाई कंपनी सेल अपना बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है। ठीक है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं बैलेंस शीट। क्या देखने वाले दोस्तों? अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे देखेंगे, जाके हम बताएंगे सारा चीज कहाँ देखना है नहीं देखना है, उसको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में। तो बैलेंस शीट जो होता है दोस्तों, बैलेंस शीट में हमको क्या देखना है? बैलेंस शीट जो होता है उसमें हमको देखना है कि कंपनी का असेट कितना है, कंपनी का लायबिलिटीज कितना है, कंपनी का रिजर्व कितना है, ये सारा चीज हम देखने वाले हैं। लायबिलिटी अगर कंपनी का ज्यादा होता है तो याद रखिएगा वो कंपनी कभी भी आपको सेलेक्ट नहीं करना है, बिकॉज अगर लायबिलिटी का मतलब होता है उधारी। क्या होता है दोस्तों? लायबिलिटी का मतलब होता है उधारी। अगर लायबिलिटी कोई कंपनी मतलब उधारी ज्यादा ले रखा है तो उसमें आप जा सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते हैं। हाँ, तो याद रखिएगा लायबिलिटी ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, रिजर्व ज्यादा होना चाहिए। रिजर्व मतलब क्या होता है कि कंपनी अपने पास पैसा कितना रखा हुआ है। ये सारा चीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए इतना हम थियोरेटिकल रखते हैं, अब आगे हम प्रैक्टिकली सारा चीज देखते हैं कि कैसे हम कोई भी कंपनी का ये सारा चीज हम कैसे चेक करें। समझे नहीं दोस्तों? तो याद रखिएगा एक एप्लीकेशन आपको हम बता रहे हैं, उसी में आपको सारा चीज सर्च करना है कि कंपनी का कैसे क्या देखना है, कैसे क्या है, वो सारा चीज हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, टू चेक। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको कहीं पे भी जाके क्रोम ओपन करिएगा और क्रोम ओपन करने के बाद आप अब चले जाइएगा स्क्रीनर पे चले जाइए दोस्तों। कहाँ जाना है? क्रोम में जाने के बाद यहाँ पे देखिए आप क्रोम में लिखिएगा स्क्रीनर। क्या लिखिएगा दोस्तों? स्क्रीनर लिखिएगा दोस्तों। स्क्रीनर देखिए ये आपका बढ़िया एप्लीकेशन है। यहाँ से आप कोई भी कंपनी का इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो हम जो सारा चीज वहां देखें वो सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। मान के चलिए कोई भी हम कंपनी लेते हैं यहाँ पे कि भाई एक मान के चलिए कंपनी लेते हैं एनटीपीसी। अच्छा देखिए ये कंपनी खुल गई दोस्तों। ठीक है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अब हम देखते हैं एनटीपीसी ये कंपनी। अब हम सेक्टर सबसे पहले देखते हैं कि ये कंपनी एक्चुअली में मैन्युफैक्चर करता क्या है। तो मैन्युफैक्चर करने के लिए ये अपने को देखना पड़ेगा, क्रोम में जाके सर्च करिएगा कि भाई एनटीपीसी कंपनी जो है वो क्या मैन्युफैक्चर करता है। वहां से आपको पता चल जाएगा कि मान के चलिए जो भी चीज मैन्युफैक्चर करता है उससे आपको पता चल जाएगा सेक्टर। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, अभी हम कुछ ले लेते हैं, जैसे सोलर वाला हम बात किए थे कि सोलर वाला अगर कोई शेयर है तो आगे चल के वो बढ़ने वाला है, बिकॉज सोलर का डिमांड अभी बढ़ रहा है। समझ रहे हैं? इसी तरह सब अगर जो चीज मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर के अकॉर्डिंग कोई कंपनी क्या प्रोड्यूस कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। अब दूसरा चीज हम क्या बोले थे? मार्केट कैप जी। कि मार्केट कैप हमको देखना है कि कितना है। तो देखिए हम बोले थे जो 20 से कम हो उसको बोला जाता है
मिड कैप और जो 5 से कम हो उसको बोला जाता है स्मॉल कैप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 20 से ज्यादा मार्केट कैप है कि नहीं दोस्तों? 20 से ज्यादा मार्केट कैप है। दैट मीन्स हमको यहाँ पता चल रहा है कि ये जो शेयर है या ये कंपनी है, इसको हम लार्ज में काउंट करेंगे दोस्तों। इसमें काउंट करेंगे, लार्ज में काउंट करेंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हम बोले थे ना कि जो 20 करोड़ से ज्यादा हो उसको लार्ज बोला जाता है, मतलब ये बड़ा कंपनी में काउंट होगा। ठीक है, ये चीज समझ गए। सेकंड चीज हम डिस्कस किए थे। उसके बाद हम क्या डिस्कस किए थे? पीई रेशियो डिस्कस किए थे दोस्तों। पीई रेशियो दैट मीन्स देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पीई रेशियो। देखिए पीई रेशियो इसका 154 है, 154 है। दैट मतलब यहाँ पता चल रहा है कि ये हमारे लिए बेस्ट नहीं है, ये हमारे लिए, इसको हम नहीं देखते हैं। ठीक है, इससे हम नेगेटिव मार्क लगा देते हैं। अब जो उसके बाद हम जो पीई रेशियो बोले थे, पीई रेशियो के बाद हम क्या बोले थे दोस्तों? प्राइस टू बुक वैल्यू, पीबी रेशियो। अब पीबी रेशियो देखते हैं, देखिए बुक वैल्यू से कितना 21, तो इसका भी कोई खास नहीं है, तो अपने आप यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, इसका 21 है, तो आप यहाँ पे भी नेगेटिव आप पॉजिटिव अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो सारा चीज बता दिए हैं कि किसमें कितना होना चाहिए, तब आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, जब ROCE बोले थे वो कितना बोले थे? मोर देन 15 होना चाहिए। कितना बोले थे? मिनिमम 15 होना ही चाहिए, बट ये भी कम है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ROC, ये भी कम है जी। दैट मीन्स हम BA नहीं बता सकते, आप देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा सारा चीज। ठीक है, ये लेस देन। अच्छा, दूसरा कंपनी देखते हैं, एग्जांपल लीजिए, हटाते हैं इसको। मान के चलिए हम लेते हैं पावर ग्रिड। क्या लेते हैं दोस्तों? पावर ग्रिड। ये कंपनी हम खोलते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे अपना कंपनी ठीक है। ठीक है, अब देखिए मार्केट कैप इसका कितना 26 है। दैट मीन्स ये भी किसमें आएगा? लार्ज कैप में आएगा दोस्तों। समझ गए? अब देखिए पीई रेशियो, पीई रेशियो बोले थे मोर देन 20 नहीं होना चाहिए, लेस देन 20 होना चाहिए। देखिए इसका लेस देन 20 है कि नहीं? दैट मीन्स ये बेटर अपने लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोले थे। उसके बाद बुक वैल्यू बोले थे, देखिए 99 है, बट ये भी ठीक है। समझ रहे हैं ना? 99 है, मतलब बुक वैल्यू भी ठीक ठाक है। अब उसके बाद क्या देखते हैं, देखना था ROC बोले थे। ROC जो था वो मोर देन 15 होना चाहिए। जितना ज्यादा रहेगा उतना बेटर है, बट मोर देन 15 होना ही चाहिए, एटलीस्ट 15 होना चाहिए। बट ये 17 है, बट ठीक है। समझ रहे हैं ना? ये 7 पॉजिटिव में आ रहा है। अच्छा, ROC कितना? ये भी 15 से ज्यादा बोले थे, बट ये 12 है, तो चलेगा, ओके। ठीक है, अब हम दूसरा चीज देखने वाले हैं, ये ऑल टाइम चार्ट्स देखना दोस्तों। ऑल टाइम चार्ट्स दैट मीन्स कि ये चार्ट जो है अपना, ये इंक्रीजिंग में है या डिक्रीजिंग में है। तो यहाँ पे देखिए, ये पहले यहाँ से स्टार्ट किया, उसके बाद देखिए फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा। तो ये चीज हमको देखना है, ये इंक्रीजिंग में होना चाहिए, बट ये ठीक है, स्टेबल है। बीच में जो सब कोविड वगैरह आया था ना, इसके ये क्रैशेस है। ठीक है, बाकी ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम सारा चीज। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये क्वार्टरली रिजल्ट दिया है। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस आता है। क्या था दोस्तों? प्रॉफिट एंड लॉस। हम बोले थे ना सेल्स देखना है प्रॉफिट एंड लॉस में, कि कंपनी का देखिए यहाँ रिपोर्ट सारा दिया है। मार्च का है, ये है ना, ये 14 का है, ये 15 का है, 2016 का है, 17 का, सारा चीज डिटेल में 25 तक दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए इसका सेल्स ग्रोथ है जो बढ़ा है कि नहीं। देखिए 15 है, फिर 17 है, 20 गया, 25, 29, 35, 37, 39। दैट मीन देखिए इंक्रीज में हो रहा है। समझ रहे हैं ना? ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। सेल्स ग्रोथ अगर बढ़ रहा है, दैट मीन्स यहाँ हमको पता चल रहा है कि प्रॉफिट भी बढ़ रहा है ना। अगर सेल बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी बढ़ ही रहा होगा, मतलब ये अपने लिए अच्छा है। ठीक है ना? इसको पॉजिटिव में कर देते हैं। चलिए और देख लेते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंस खर्चा, कि कंपनी कहाँ कहाँ खर्चा कर रहा है, कि अब मान के चलिए बिजनेस भी एक्सपांड कर रहा होगा, वो सब खर्चे हैं। तो खर्चे देखने बढ़ रहा है ना, खर्चा भी ठीक है बढ़ रहा है। अच्छा, क्या हो रहा है? अब बढ़ ही रहा है, घट रहा है, घट रहा है, चलेगा उतना। ठीक है, एक्सपेंस भी ठीक है। अब जो हमको देखना है वो देखना है नेट प्रॉफिट। देखिए नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं। नेट प्रॉफिट कितना है? बढ़ रहा है जी। देखिए बढ़ रहा है ना, सारा चीज देखिए बढ़ते जा रहा है। दैट मीन्स कि ये कंपनी ठीक ठाक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कंपनी दिया हुआ है कि 10 साल में ये 10% का रिटर्न दिया था, फिर पिछले 5 साल में 4% का रिटर्न दिया, फिर पिछले 3 साल में 3% का रिटर्न दिया। तो ये रिटर्न दे रहा है ठीक ठाक। अब हम आगे देखते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में जो है वो सबसे पहले देखना है अपने को रिजर्व। सबसे मेन चीज दोस्तों रिजर्व, मतलब कंपनी अपने पास कितना फंड जमा करके रखा है। रिजर्व, समझ रहे हैं? रिजर्व होना बहुत जरूरी है कंपनी का। तो रिजर्व इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं रिजर्व जो है वो इंक्रीज हो रहा है ना। देखिए इंक्रीज हो रहा है 29, 33, 38, 44, 49, 53। समझ रहे हैं ना? ये भी देखिए इंक्रीज हो रहा है। देखिए 83 चला गया दोस्तों, मतलब रिजर्व कंपनी बढ़ा रहा है। समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बोरोविंग, बोरोविंग मतलब होता है कि किसी से उधारी लेना। बोरोविंग की देख रहे हैं बढ़ रहा है या घट रहा है? ये भी बढ़ रहा है जी। ये मांग भी बहुत कर रहे थे, तो मांग रहा है कंपनी। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं टोटल असेट्स। यहाँ पे देखिए ये भी बढ़ रहा है, सब सारा चीज बढ़ रहा है ना। अब देखिए कैश फ्लो। कैश फ्लो बताता है कि कंपनी
अपने पास कैश वगैरह कितना सारा चीज रखता है, ये भी बढ़ते हुए होना चाहिए। ठीक ठाक है जी, बढ़ रहा है, ठीक है ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मेन जो चीज होता है, देखिए शेयर होल्डिंग, ठीक है, क्या होता है, सबसे मेन चीज जो होता है वो इसी के ऊपर सारा बेस होता है दोस्तों। तो शेयर होल्डिंग याद रखिएगा, इसमें जो है वो कैटेगरी में डिवाइडेड है। शेयर होल्डिंग मतलब कौन कितना शेयर होल्ड किया हुआ इस कंपनी में। तो जो प्रोमोटर होल्डिंग होता है, देखिए प्रोमोटर होल्डिंग है ना दोस्तों, प्रोमोटर होल्डिंग है 51%, मतलब कंपनी ने खुद के ऊपर कितना इन्वेस्ट किया है, समझ रहे हैं ना। अगर ये 51 कंपनी के पास है, इससे पता चल रहा है कि कंपनी को पता है कि भाई मेरा कंपनी आने वाला कल में ग्रोथ हो सकता है, इसीलिए वो 51% हो रखा है वो अपने पास। उसके पास मतलब सारा कमांड है, समझ रहे हैं ना। ये 50 से ज्यादा होना चाहिए, 50 से कम किसी का नहीं होना चाहिए। अगर प्रोमोटर होल्डिंग 50 से कम हुआ तो याद रखिएगा उस पर आपको नहीं जाना है। बिकॉज अगर कंपनी अब खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है तो आप कैसे भरोसा कर सकते हैं किसी कंपनी के ऊपर, समझ गए। तो प्रोमोटर जो होल्डिंग होता है वो 50 से ज्यादा होना ही चाहिए, 60 होना चाहिए, 70 होना चाहिए, जितना ज्यादा उतना बेटर है। अच्छा पहले एफआई है, एफआई दैट मीन्स है कि फॉरेन इन्वेस्टर, की बाहर के लोग, आउट ऑफ कंट्री के लोग कितना इन्वेस्ट किए हैं। तो आउट ऑफ कंट्री 31 है, फिर 32 है, ये सब बढ़ रहा है, देखिए 29 है, फिर बीच में थोड़ा घटा है, कोई दिक्कत नहीं। ये एफआई मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर, और डीआई मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर दोस्तों, ठीक है। मतलब इंडिया वाला कितना इन्वेस्ट किया इस पे, ये भी देखिए पहले 13 था बट अभी बढ़ गया है, इंडिया वाला बढ़ गया इस पे, डोमेस्टिक से 18 हो गया है। उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट कितना इस पे ये किया है, गवर्नमेंट 0%, बीच में थोड़ा सा देखिए लिया इंटरेस्ट गवर्नमेंट 0.4%, यहाँ पे 0.7% है। अब देखना है पब्लिक का कम होल्डिंग होना चाहिए। कोई भी शेयर आप बाय करिएगा ना तो उसमें प्रोमोटर होल्डिंग ज्यादा होना चाहिए और पब्लिक का जो होल्डिंग है वो कम से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पब्लिक होल्डिंग कम है दोस्तों, पहले 3 है, फिर 2 है, बीच में कम हुआ था, फिर 3 हो गया। तो ये सारा चीज हमको देखना बहुत जरूरी है, ये सब एडवांस में आता है दोस्तों। इसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोमोटर होल्डिंग 50 होना चाहिए, मोर देन 50 होना चाहिए। एफआई जितना है ठीक है, बट पब्लिक लेस देन होना चाहिए, कम से कम पब्लिक का होना चाहिए, उसी पे आप इन्वेस्ट के लिए देख सकते हैं। अगर पब्लिक ज्यादा है, प्रोमोटर होल्डिंग कम है, तो आप उसको इन्वेस्टिंग के लिए नहीं देखना है, ठीक है। चलिए आज के लिए लेक्चर इतना ही खत्म करते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा ये जितना जो हम ये किए बताए हैं ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए दोस्तों, ये किसी के लिए ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय।